नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं हिंदी आरओ भाग 2 की चौथे पाठ रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज कविता पढ़ने के लिए हम प्रस्तुत हैं और आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं। रघुवीर सहाय जी का जन्म सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। मुख्य पंक्तियों को मैंने बोल्ड कर दिया है, आप उनको बिंदुओं के रूप में लिख सकते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अज्जेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में। बच्चे, सप्तक क्या है कि नई कविता को प्रणयन करने के लिए, नई कविता की धारा को चलाने के लिए 1943 में 7 कवियों का जो मंडल था जिसको अज्जेय जी ने चलाया था, जहाँ से प्रयोगवाद का आरंभ हुआ था, ये पहला तार सप्तक था। उसके बाद दूसरा तार सप्तक 1949 में निकला, तो उसमें ये इनकी कविताओं को लिया गया है। इनकी आरंभिक कविताएं हैं। महत्वपूर्ण काव्य संकलन इनके हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता से ये संबंधित रहे, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंधित रहे, फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना, और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से भी संबंध रहे। इनको सम्मान मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं। 1982 में लोग भूल गए हैं, इस पुस्तक पर इनको यह सम्मान मिला था। निधन इनका 1990 दिल्ली में हुआ और इनकी एक प्रमुख पंक्ति है जो इनके व्यक्तित्व को बताती है। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कार्य टूटेगा। अर्थात अपने मन की बातों को जरूर कहना चाहिए, भले ही उससे परिवर्तन न हो, पर अपने अंदर का कार्य टूट जाता है। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। नागर चेहरा, इन्होंने नगर में रहने वाले लोगों के बारे में, उनकी संवेदनशीलता के बारे में उन्होंने दिखाया है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी है। बेलौस क्या होता है? खरा, सपाट। तो उन्होंने बिल्कुल सिंपल भाषा में और बिना लाग लपेट के खरी भाषा में उन्होंने इन टॉपिक पर कविताएं लिखी हैं। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटें नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। अर्थात इनकी जो कविताएं हैं वो कविताएं केवल हत्या, लूटपाट, भ्रष्टाचार इन्हीं को नहीं दिखाती, बल्कि उनको देखने के बाद, उनको पढ़ने के बाद हम खुद के चिंतन में भी डूबते हैं। ये इनकी रचनाओं की खासियत है। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार नहीं थे, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। वो कविता भी इस ढंग में लिखते थे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं और एक कोई नाटकीय मंचन चल रहा है। उस तरह की संपदा उन्होंने उसको प्रदान की। जातीय या वैयक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं। अर्थात उन्होंने अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताया है, इसके लिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। उन्होंने वर्तमान को लेकर के ही लिखा है। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग्य बुझी खुरदुरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। मतलब मर्म भरी बातें और व्यंग्य से भरी हुई खुरदुरी मुस्कानें उनकी कविता में, अर्थात ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते हुए बातें चलती हैं और जिनसे बड़े बड़े व्यंग्य निकलते हैं। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। अर्थात उनकी शैली बड़ी सहज है, जिसको आसानी से समझा जा सकता है। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। उन्होंने देखा कि बतौर पत्रकार भी देखा कि कितनी त्रासदियाँ और कितनी विडंबनाएं हमारे पास सामने होती हैं। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। अर्थात उन्होंने ये माना कि कोई व्यक्ति छोटा नहीं है, छोटे में भी बड़प्पन हो सकता है।
वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है, हाशिए किनारे पर, जिनको इग्नोर किया जाता है, उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अब पाठ प्रवेश इस पाठ में क्या है? अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर साहे की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण यहाँ है। अर्थात समाज में जो कष्टों से भरी कविताएं हैं, उनमें उन्होंने समाज के दारुण दुख को दिखाया है। यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है, और इसी संग्रह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब इसमें क्या है कि शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। इसमें यह बताया गया है कि जो टेलीविजन होता है या कैमरा होता है या मीडिया होती है, वो शारीरिक चुनौतियों से झेल रहे व्यक्ति जो कि खुद में कष्ट में ही पड़े हुए होते हैं, उन लोगों से अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किस तरह की भंगिमाओं की अपेक्षा की जाती है। भंगिमा कहते हैं पोस्चर्स, ठीक है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। अर्थात प्रिय बच्चों, जो मीडिया है वो उसका कर्तव्य है कि वो किसी पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को दिखाए जिससे लोगों में संवेदना पैदा हो। लेकिन विडंबना ये है कि कारोबारी दबाव के तहत, व्यावसायिकता के कारण, केवल टीआरपी बढ़ाने के कारण हम संवेदनहीन हो जाते हैं और हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। साहे जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता का अर्थ केवल मीडिया तक ही नहीं है। मीडिया को तो उन्होंने केवल एक दिखाया है, बल्कि कवि ये कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति दूसरों के दुखों को और दर्दों को बेचना चाहता है, वो भी इसी ही दर्जे में आता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। अर्थात इस पाठ से ये भी हमें पता चलता है, ये सीख मिलती है कि जो लोग इस तरह से शारीरिक चुनौती झेल रहे हैं, उन लोगों के प्रति हमें संवेदनशील नज़रिया अपनाना चाहिए। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। अब देखिए, कार्यक्रम यहाँ तक तो ठीक है, लोगों में करुणा जगाता है, उसके प्रति संवेदना, लेकिन जो क्रूर बन जाना है, ये इसकी विडंबना है। अब हम कविता शुरू करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता में मीडिया और समाज की संवेदनहीनता पर तीखा व्यंग है। इसमें यह दिखाया गया है कि पत्रकारिता की दुनिया में कितना काला सच है, और इस कविता में यह भी दिखाया गया है कि जो मीडिया कर्मी हैं या टेलीविज़न वाले हैं या कैमरे वाले हैं, ये लोग पीड़ा को दिखा करके लोगों की करुणा जगाना चाहते हैं, और वो भी केवल अपनी व्यावसायिकता के लिए। तो पढ़ते हैं। इसमें लेखक कहते हैं कि जो दूरदर्शन वाले हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम मतलब कि कार्यक्रम संचालक या साक्षात्कार को लेने वाला, मतलब कहते हैं हम मतलब जो मीडिया वाले लोग हैं वो ये लोगों के सामने बोलेंगे कि देखिए अब हम टेलीविज़न पर, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में।
अब ये जो समर्थ और शक्तिवान है, मीडिया वाले स्वयं को समर्थ समझते हैं, शक्तिवान समझते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम ही समाज में जो हम सबसे बड़े ताकतवर हैं, हम जिसको चाहे गिरा दें, जिसको चाहे उठा दें। तो ये वो मन में सोच रहे हैं कि हम समर्थ और शक्तिवान हैं, और हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे, एक अपाहिज को लाएंगे एक बंद कमरे में, स्टूडियो में। अब उससे क्या पूछेंगे? उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? अब देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या इस तरह के प्रश्न पूछना सही है? मैंने आपसे पहले कहा करुणा पैदा करना ठीक है, पर मात्र करुणा पैदा करने के लिए संवेदनहीन हो जाना ये गलत है। तो क्या कहते हैं वो, किस किस तरह के देखिए बेहुदा प्रश्न पूछते हैं। आप क्या अपाहिज हैं? अब देखिए क्या दिख नहीं रहा उसको कि वो अपाहिज है। भाई कोई व्यक्ति व्हील चेयर पर आया है और आपको साफ साफ दिख रहा है वो अपाहिज है, फिर पूछ रहे क्या आप अपाहिज हैं? तो यहाँ पर मीडिया की संवेदनहीनता देखिए। अब अगला प्रश्न, तो आप क्यों अपाहिज हैं? अरे भाई अपाहिज होने के पीछे क्या उसका उसका वश था कोई जो उससे पूछ रहे क्यों अपाहिज हैं? फिर तीसरा प्रश्न देखिए, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा ना। अब देखिए ये भी कोई अजीब प्रश्न है, क्या अपाहिजपन किसी को सुख भी देता है? तो इस तरह से वो उसको रुलाना चाहते हैं, उसको पीड़ा व्यक्त करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, ताकि उसकी पीड़ा को दर्शक लोग महसूस करें और दर्शक लोग कहें वाह क्या प्रोग्राम था। ठीक है। अब वो देखिए, अब ये जो कोष्ठक है ये मन ही मन में, कैमरा दिखाओ इसे, बड़ा 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 दिखाओ इसे। हाँ हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? मतलब उसको लग रहा है कि हाँ अब ये अपने दुख को बताएगा। तो कहते हैं हाँ बताइए बताइए क्या दुख है। जूम करके कैमरे को दिखा रहे हैं, हाँ बताइए आपको क्या दुख है, जल्दी बताइए वो दुख क्या है। अब वो बता नहीं पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि वो सवाल उसको चुभ रहे हैं। अपाहिज होने की वजह से वो पहले ही दुखी है, ऊपर से आप उससे चुभते हुए सवाल जो पूछ रहे हैं तो कुछ नहीं कह सकता। और मीडिया कर्मी पीछे पड़े हुए हैं कि उसकी व्यवस्था को दिखाया जाए, उसकी लाचारी को दिखाया जाए, उसकी शब्दहीन पीड़ा को दिखाया जाए, लेकिन वो अंदर से दुखी है और प्रश्नों से भी दुखी है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। अब मीडिया कर्मी तो चाहता है कि भाई हमारा कार्यक्रम सफल हो। तो अब इस पैराग्राफ में देखिए उसका घृणित उद्देश्य दिखाई देगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा लगता है यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा। अब इसे दुख के चेहरों को बना करके उसको उत्तेजित किया जाएगा, और इसमें साक्षात्कर्ता का उतावलापन दिख रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यहां पीड़ा दिखी तो हम सफल हुए। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। यह अवसर खो देंगे ये फिर कोष्ठक में है, अर्थात वो मन ही मन में सोचता है कि अब वो नहीं रोया, उसने अपने कष्ट को नहीं दिखाया, तो उन्हें लगता है कि अब ये नहीं रो रहा है तो क्या हम इस अवसर को खो देंगे? यहाँ तक जो हम पहुँचे, क्या हम फिर भी असफल हो जाएंगे? तो आगे वो प्रश्न पूछता है, मन ही मन में पूछता है। क्या पूछता है? इसको कैमरे के सामने नहीं लाते हो। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब ये प्रश्न पूछेंगे नहीं, लेकिन वो मन ही मन में क्या सोचता है? कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अभी देखना, हम इससे इतने प्रश्न पूछेंगे ये रो देगा, और ये तो रोएगा रोएगा, आप भी रोएंगे। तो क्या आप उसके रो पड़ने का इंतजार कर रहे हैं? अब यहां पर जो दर्शक वर्ग है वो भी जो अटपटे इंटरव्यूज और जो चटपटे कार्यक्रम देखने को पसंद करते हैं, इसको दिखाया गया। अब ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब वो चाह रहे हैं कि इसको दिखाया जाए, तो उन्हें उत्तर नहीं मिल रहा है उसकी तरफ से, तो क्या करते हैं, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, कैमरे पर दिखलाएंगे। क्या? फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। फिर उस कैमरे को जूम करके उसकी फूली फूली आंखें दिखाई जाएंगी। फूली आंखें का मतलब सूजी हुई आंखें, दुख से सूजी हुई आंखें, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी,
कसमसाहट, छटपटाहट। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अब ये भी ब्रैकेट में है। अब वो मन ही मन में सोचता है कि आप इसकी कसमसाहट को ही आप ऐसा समझेंगे कि कितना दुखी है वो, लेकिन वो अपनी कोशिश नहीं छोड़ता। वही चाहता है कि और ये रोए और दर्शक भी रोए। अब देखिए, ये साधारणीकरण तो चलिए ठीक है, साधारणीकरण मतलब जब हम किसी के वास्तविक दुख से दुखी होते हैं, ये तो होना चाहिए। पर हम किसी दुखी को अपने कार्यक्रम को सफल करने मात्र के लिए और दुखी करते हैं, ये गलत है। तो देखिए, वो अंतिम प्रयास करते हैं, एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। तो दर्शकों से कहता है रुकिए, अभी हम देखिए एक और कोशिश करते हैं, आप धैर्य रखिए। हम दोनों एक संग रुलाने, हम दोनों के लिए आए हैं आगे, आप और वह दोनों। आप मतलब अभी आप भी रोएंगे और अभी आप देखना वो भी रोएगा। लेकिन वो साक्षात्कारकर्ता या मीडिया वाला व्यक्ति सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वो दुखी, खुद में ही दुखी है, इसलिए वो बोलता नहीं है। तो एंड में वो फिर मन ही मन में कहता है और थोड़ा अस्पष्ट ध्वनि में अपने कैमरे वाले से कहता है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब उन्हें पता हम सफल नहीं होने वाले हैं, वो नहीं रोने वाला है। तो फिर वो कैमरेमैन से संकेत करता है, अब इस कैमरे को बंद करो, हम सफल नहीं हुए, ये नहीं रोया, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ व्यंग्य है, पर्दे पर वक्त की कीमत है, मतलब उन्हें अपने वक्त की कीमत तो दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके वक्त में रील लग रही है, कैमरा लग रहा है, लाइट लग रही है ना, और उन्हें और भी कहीं जाना पड़ सकता है, उसकी कीमत लग रही हो, लेकिन उन्हें उसका दुख नहीं दिखाई दे रहा। फिर जब वो सफल नहीं हो पाएंगे तो क्या कहेंगे, अब मुस्कुराएंगे हम। इसी तरह से वो कार्यक्रम खत्म करते ना, तो अंत में कहते आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। अब देखिए यहाँ पर भी व्यंग्य है, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। अरे वो सामाजिक उद्देश्य नहीं था, वो तो खुद का उद्देश्य था, वो तो खुद की मीडिया की टीआरपी बढ़ाने का उद्देश्य था। तो बस थोड़ी सी कसर रहेगी। अब वो मन ही मन में सोचते हैं, या उस अपंग व्यक्ति से कहते हैं कि बस थोड़ी सी कमी रहेगी, अन्यथा हम सफल हो जाते हैं, कसर कमी। अंत में वो दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। तो इस कविता में कार्यक्रम की व्यावसायिकता को दिखाया गया है कि मीडिया वाले लोग अपनी व्यावसायिकता को के लिए कितने संवेदनहीन तक हो जाते हैं। तो इस कविता से हमें पता चला कि मीडिया कर्मी कितने संवेदनहीन हो जाते हैं। दूसरा ये भी पता चला कि यह मात्र मीडिया कर्मी के लिए नहीं है, बल्कि समाज में जो भी व्यक्ति दूसरों को दुख दर्द को बेचता है वो इसी तरह से संवेदनहीन है। और तीसरा ये हमें सीख मिलती है कि हमें अगर इस तरह का कोई व्यक्ति मिले तो हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए, न कि उसके दर्द को उखाड़ना चाहिए। आपने देखा होगा मीडिया वाले कई बार कैसे कैसे प्रश्न करते हैं, कोई व्यक्ति बाढ़ में डूब रहा है, अब उसको बचाएंगे नहीं, हाँ जी आपको बाढ़ में डूब के कैसा लग रहा है। अब ये कोई प्रश्न है, कोई व्यक्ति आग में जल रहा हो, आप आग में कैसे जल रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं मीडिया पर व्यंग्य है, और मीडिया के माध्यम से अन्य सभी लोगों पर भी व्यंग्य है जो कि संवेदनहीन है। तो आपने बहुत ही सरल भाषा में, जिसमें खड़ी बोली है और जिसमें मुक्त छंद है, इस तरह की कविता को आपने पढ़ा है। इसमें बिल्कुल नाटकीय और मंचीय और संवादीय शैली है, जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि लोग बात कर रहे हैं। कोष्ठक इसमें प्रयोग किए गए, कोष्ठक के माध्यम से आपको और उसमें सजीवता और नाटकीयता उसमें दिखाई दे रही है। प्रतीकों का नया नया प्रयोग है इसमें, और बड़ी साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, ज़्यादा कठिन शब्द इसमें नहीं है। तो मुझे उम्मीद है प्रिय बच्चों, आपको यह कविता और यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह मेरा लघु प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और अन्य बच्चों को भी प्रेरित करें कि हम इसी प्रकार की वीडियो देख करके कविता को समझें। अगर आपको कविता समझ में नहीं आई हो तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगी।
और इसके अलावा अगर आपकी कोई शंका हो या आपका कोई सुझाव हो या आप मुझसे कोई बात और कहना चाहते इस कविता के विषय में, तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।